नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी में जश्न है तो कांग्रेस में जबरदस्त मायूसी है। अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि दिल्ली की जनता उनके साथ है और इसी के साथ इतिहास का आगाज, जमहूरियत के जलवे का आगाज हो रहा है दिल्ली में। ये तमाम आंकड़े जो आप नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी ओर इशारा करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत जश्न की तस्वीरों से करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि 2 बज चुके हैं, अब ये वो वक्त है जब रुझान धीरे धीरे जश्न में तब्दील होंगे और इसी के साथ अभी तक जो रुझान है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे बचते बचाते कांटे की टक्कर से गुजरते हुए अब सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में जबरदस्त स्वीप 152 सीटें शिवराज सिंह चौहान की, राजस्थान में भी कुछ इसी तरह से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की साफ सरकार बनती हुई। और इधर छत्तीसगढ़ का भी हमने जिक्र कर दिया, लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली की है और इसी कड़ी में 32 सीटें जरूर है बीजेपी के पास, बीजेपी प्लस है क्योंकि इसमें आईएनएलडी के भी एक उम्मीदवार और उनके रुझान में को शामिल किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 29 सीटें हासिल की हैं वो दरअसल बदलाव है। वहीं पर अपनी नजर टिका के रखिएगा क्योंकि इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो जबरदस्त लहर तमाम राज्यों में देखी जा रही है उसमें एक और संकेत है और वो संकेत है कि क्या दिल्ली में जिस तरह के पूर्ण बहुमत की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वो नहीं मिली है तो उसकी वजह अरविंद केजरीवाल है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया रास्ता नरेंद्र मोदी का? इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिसमें बाबा रामदेव भी शामिल होंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी की तरफ से होंगे, नदीम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अन्ना हजारे ने कम से कम ये माना कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जो कमाल किया है, लेकिन ये कहते हुए नजर आए कि बहुमत तो नहीं मिली है। बहरहाल जो हासिल किया है अरविंद केजरीवाल ने एक नई पार्टी के रूप में बड़ा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। बाबा रामदेव हमारे साथ योग गुरु जुड़ रहे हैं, स्वामी रामदेव। उसके साथ ही नदीम जावेद जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान अभय कुमार दुबे साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और दिलीप कुमार पांडे जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा रामदेव आपके पास आते हुए, आप तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो 4 राज्य कह रहे हैं उसमें मुख्य तौर पर दिल्ली की बात, दिल्ली क्या कह रही है? यहां पर तो शहरी मतदाता थे, माना जा रहा था कि मोदी जी की इतनी सारी रैलीज हुई है, लहर चलेगी, पर दिखा नहीं। देखिए बहन, पहले तो मैं श्री शिवराज जी के साथ साथ रमन सिंह जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ साथ आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी, उन्होंने पहली बार एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक तरह से राजनीति में उन्होंने एक इतिहास बनाया, उनको मैंने खुद फोन करके बधाई दी है। दूसरी बात यह है कि देश एक सकारात्मक राजनीतिक विकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है और उसमें दोनों ही शुभ संकेत है। माने कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना और एक नए राजनीतिक विकल्प का भी उभरना, मैं इन दोनों को 2 तरह से शुभ दिशाओं में मानता हूं। लोगों ने सोचा था कि लोग जो जन आंदोलनों को नकार देंगे, भाई अरविंद केजरीवाल ने पुरुषार्थ करके तमाम चुनौतियों और संघर्षों के बीच में एक मुकाम हासिल किया है। विश्वास करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन तख्त पर बैठे लोगों को उन्होंने हिला के रख दिया है। कांग्रेस ने जनादेश खो दिया है, राहुल गांधी को देश ने नकार दिया है। कांग्रेस राजनीति का एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए यूपीए के जो घटक दल उनके साथ जुड़े हुए वक्त रहते उनको भी सबक लेना चाहिए। और इस कांग्रेस की जनविरोधी राष्ट्र विरोधी नीतियों के कारण से जो अविश्वास उसके प्रति पैदा हुआ, उस गुस्से के शिकार वो न बने, इसलिए उनके लिए भी एक सबक है ये। और बहुत कुछ आगे भारतीय राजनीति में घटित होने वाला उसका संकेत भर है। नहीं, नरेंद्र मोदी पर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कारण से ही राजस्थान में भाजपा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। वसुंधरा जी का क्रेडिट नहीं है? माना वसुंधरा जी में करिश्माई व्यक्तित्व है, लेकिन यदि मोदी जी ना होते तो आज ये ऐतिहासिक जीत ना होती। और ये देखो, एक जीत में एक कांग्रेस के खिलाफ लोगों का जनाक्रोश, और उसमें मोदी जी एक फैक्टर है, बीजेपी एक फैक्टर है। और मैंने कहा मुद्दे से ऐसे लोग जिन्होंने एक ही काम किया कि कांग्रेस ने जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पाप किया उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता पैदा की। मैंने सिर्फ 118 विधानसभा की सीटों पर सभाएं की और लोगों को जगाया। स्वामी जी,
कलेक्टिव क्रेडिट वाली बात है। इसमें नरेंद्र मोदी एक हीरो बनकर क्यों बने हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन स्वामी जी जो पोस्टर्स लगे थे उसमें तो नरेंद्र मोदी की जो फोटो लगी थी दिल्ली के चुनावों में, हर्षवर्धन जी को बहुत छोटा दिखाया था उसमें। सीधे रुक करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधा सवाल आपसे, क्या अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया नरेंद्र मोदी का रास्ता? क्योंकि अगर 4-0 होता तो क्या बात होती? देखिए, जहां तक इन चुनावों का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ये बात कही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, यह चुनाव राज्यों के चुनाव थे। हम स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय संगठन, स्थानीय नेतृत्व के आधार पर लड़े, परंतु इसमें एक निर्विवाद सत्य है कि श्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उनकी लोकप्रियता का नैसर्गिक लाभ भी हमें मिला। अब दिल्ली के स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर अगर आए तो दिल्ली के जो परिणाम है उसके दो पक्ष हैं। एक, कांग्रेस का पूरी तरीके से साफ होना, और दूसरा, आम आदमी पार्टी का एक महत्वपूर्ण दल के रूप में उभर कर आना। यह इसलिए हुआ है कि कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं को जिस ढंग से ध्वस्त किया, और जो एक संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत जो बात होती, लेजिटिमेट अपोजिशन को इग्नोर करके पूरी व्यवस्था को किनारे किया, उससे जनता के एक वर्ग में यह धारणा बनी कि पूरी व्यवस्था ही खराब है, और इस कारण से उसके एक बड़े वर्ग का प्रभाव आम आदमी पार्टी की तरफ गया। परंतु यदि हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो हम इस विश्वास को पुनः बहाल करेंगे और व्यवस्था को उसकी गरिमा तक पुनः पहुंचाएंगे। सुधांशु जी, इन तमाम राज्यों में एक एक जगह पर मैं गई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहीं नरेंद्र मोदी का पोस्टर नहीं लगाया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने लगाया था, लेकिन अपने बराबर के साइज का। लेकिन दिल्ली में तो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का लगा था पोस्टर्स पर। अरे भाई, बहुत सामान्य सी बात है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारे नेता शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा जी 10-10 वर्ष से स्थापित नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके मुकाबले अभी हर्षवर्धन जी को अभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था, वो पूर्व में मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो अभी वो स्थिति नहीं थी। तो अगर दोनों ही जगह सभी नेताओं का प्रयोग किया गया है तो उसके केवल साइज को देखकर उसके बहुत डिटेल में जाना ये बहुत उचित नहीं प्रतीत होता। चलिए ठीक है नदीम साहब, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम आज आप ही का है, कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना। जनता ने बता दिया कि आप कहां पर हैं, क्या कहा? नहीं, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई हवा थी, हम समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई हवा नहीं थी। अलग-अलग राज्यों को मनमोहन सिंह का नुकसान नहीं हुआ। अलग-अलग शीला दीक्षित को मनमोहन सिंह का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा करके जवाब दे दूं, आपके सवाल का भी जवाब। लेकिन सवाल से भागिएगा। जी, बिल्कुल नहीं भागूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। अगर आप छत्तीसगढ़ उठाइए तो छत्तीसगढ़ में हमारे 32 लोग एक शहादत के शिकार हो गए। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने तक लीडरशिप की क्राइसिस भी रही। उसके बाद पार्टी की कैंपेन शुरू हुई और अभी भी छत्तीसगढ़ में हमारी नेक टू नेक लड़ाई है। राजस्थान का जो पिछले 20 साल का ट्रेंड है, 2 दशक का, उसमें आप देखेंगे कि एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी आती है। हमेशा से ये पिछले तकरीबन 20 सालों से ये रहा है। दिल्ली जरूर सरप्राइजिंग है, और मैं न समझता हूँ, मैं कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए सरप्राइज है। दूसरी बात ये कि जो अभी हमारे मित्र सुधांशु भाई कह रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बीजेपी को यहां की जनता ने और विशेष रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के अल्टरनेट के रूप में स्वीकार किया? ऑल्टरनेट के रूप में स्वीकार नहीं किया। आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्शन, जिस दिन इलेक्शन वोटिंग हो रही थी उस दिन सबसे बड़ी पोस्टर्स सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़े पोस्टर्स फोटो दिए गए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सच्ची बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बड़ी ताकत बन के निकल। हाँ, लेकिन दोनों को गले लगाया, आपको एकदम ही हिला कर रख दिया। अभय जी, देखिए, तीन बातें हैं सीधी। पहली बात तो यह है कि सारे देश में कांग्रेस के विरोध में लहर चल रही है और कांग्रेस की हालत सारे देश में चौतरफा खस्ता है। छत्तीसगढ़ में जहां वो चुनाव जीत सकती थी, केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कारण हारी। दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई कांग्रेस, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हालत हमें पता है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की लहर होती तो वो सब जगह चलती, ऐसा नहीं है केवल 2 ही जगह चलती। नरेंद्र मोदी की कोई लहर, उन्होंने दिल्ली में बहुत मेहनत की थी। दिल्ली में बीजेपी की हालत आप देख ही रही हैं। हाँ। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत मेहनत की थी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फंसी हुई है, बहुत मुश्किल से ही थोड़ी बहुत आगे निकल पाई है। तीसरी बात यह है कि दिल्ली का चुनाव, आम आदमी पार्टी का चुनाव एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि जिसका दूसरे नमूने 2014 में देश के दूसरे राज्यों में नजर आएंगे। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है। बाबा रामदेव, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। और वो सवाल ये कि मोदी लहर है या नहीं, एक स्पष्ट जवाब दीजिएगा आपकी नजर में। देखिए भाई, अभय जी ने जो एक तरफ से नकार दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि आदरणीय मोदी जी ना होते तो शायद 10 से ज्यादा सीट पाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। लास्ट टाइम पर इन्होंने अपनी लीडरशिप को चेंज किया,
शायद इनकी जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हालात हो जाती, तो जो सुधार हुआ है दिल्ली में वो मोदी जी के कारण से हुआ है। छत्तीसगढ़ में यदि विजय हुई है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय मोदी जी को है, और राजस्थान में भी हालात बहुत कुछ उन्होंने बदले हैं, और मध्य प्रदेश में भी मोदी जी का योगदान है। मुझे लगता है हमें एक तरफा किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मोदी जी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है उसको देश स्वीकार कर रहा है, तो हमें उसमें कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए किसी को क्रेडिट देने में। जी, हम तो बस इतना पूछ रहे थे कि दिल्ली में आकर वो करिश्मा कहां चला गया। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त सफलता जिसे कहा जा सकता है, एक नए राजनीतिक पार्टी, एक तरह से इतिहास रचा है उन्होंने दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से अप्रत्याशित सफलता हासिल की है और एक राजनीति में एक नए स्वरूप में उनका पदार्पण हुआ है, और अब उन पर जो भी जिम्मेदारी जनता ने दी है, यदि मुख्य विपक्षी दल की भी जिम्मेदारी आती है, तो अभी तक तो वो व्यवस्था के बाहर की बात करते थे। याद करिए, उस समय पूरी संसद के बारे में भी बहुत कुछ टिप्पणियां की गई थी। अब व्यवस्था के भाग हुए हैं, तो वो उस उत्तरदायित्व का कैसे वहन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह उन अपेक्षाओं पर खरे उतरे जिस प्रकार के उन्होंने जनता के मन में आशाएं जगाकर यह प्राप्त किया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी अभय जी ने कहा कि मोदी की कोई लहर नहीं चल रही है, मगर मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी की लहर चली या नहीं चली इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। अरे भाई, राहुल की लहर का क्या हुआ? अरे मोदी जी तो 13 सितंबर 2013 को भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, और जून में वो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने। अरे वो पार्टी जिसमें सदा सर्वदा से नेतृत्व एक परिवार का हो रहा है, चर्चा तो उस पर होनी चाहिए कि उनके नेतृत्व का क्या हुआ। यदि वो जीते होते तो सब लोग एक ही स्वर में बोल रहे होते। नदीम जी कितनी रैलियां की, यहाँ तक कहा कि माँ बीमार है फिर भी आप भूखे न सोएं। बहुत मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि राहुल जी की तलाश में हम लोगों को कुछ लोग दौड़ाने चाहिए कि इस वक्त हैं कहाँ, वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनसे और उनकी प्रतिक्रियाएं लेनी चाहिए उनसे। मैं इस बात से तो सहमत हूँ। जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं या अभय जी बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कैंपेन करी। देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत दो ही चीज होती है, या तो आप हारेंगे या आप चुनाव जीतेंगे। लेकिन हार कभी आप उनके कदमों तक ले नहीं जाते ना कांग्रेस के नेता, ये दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में जब राहुल जी चुनाव हारे थे तो राहुल जी ने बाहर आके मीडिया में स्वीकार किया कि भाई इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम लोग चुनाव हारे और उसका जिम्मेदार कोई है तो मैं हूं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज्यों में जो जीत हुई है, उन राज्यों की जीत को चुनाव से पहले इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ये सारी की सारी जीत या सारा का सारा जो माहौल है देश में खड़ा हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से खड़ा हो रहा है। और उसका जो सबसे पायलट प्रोजेक्ट कह लीजिए वो दिल्ली था। तो दिल्ली में जरूर हम हार गए चुनाव और हमारी स्थिति काफी खराब हो गई। पायलट प्रोजेक्ट ही गड़बड़ हो गया बाबा रामदेव। पायलट प्रोजेक्ट ही गड़बड़ हो गया बाबा रामदेव। पायलट प्रोजेक्ट गड़बड़ नहीं हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, और उसमें ऐतिहासिक विजय उन्होंने हासिल की है, उसको नकारना नहीं चाहिए। देखिए, अभी दिल्ली में कोई बीजेपी हार गई होती या उसकी कम सीटें आती सबसे, तो ये बात बनती थी। बात यह है कि राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, इस नेहरू परिवार को देश ने नकार दिया है। फूड सिक्योरिटी बिल जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको नकार दिया है। चुनाव के से ऐन वक्त पहले जो राजस्थान में जो तरह के प्रलोभन थे उसको नकार दिया है। अब ये कांग्रेस के खात्मे का वक्त है और उसने अपने कब्र खुद खो दिया। अच्छा, रामदेव जी के विश्लेषण में एक खास बात है जो बहुत दिलचस्प है। रामदेव जी, अभय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रामदेव जी के विश्लेषण में एक खास बात है जो बहुत दिलचस्प है, और मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करें। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी न होते, उनका नेतृत्व न होता, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और भी खस्ता हालत होती, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की और भी खस्ता हालत होती, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी जीत होती लेकिन कमजोर होती। तो क्या वो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा बता रहे हैं? ये क्या है? जी, क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा को, कार्यकर्ताओं को, रमन सिंह को, सबको नकारने के बराबर नहीं है ये विश्लेषण? देखिए, जो बाबा जी ने जो बात कही उसमें यह बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता का नैसर्गिक लाभ भाजपा को मिला है, परंतु भाजपा की नीति के संदर्भ में हमने यह बात स्पष्ट की है। 2 महीने पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट किया था, यह चुनाव के राज्य के चुनाव थे, इसलिए प्रथम स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे स्टेट के इश्यूज, स्टेट की लीडरशिप और स्टेट के संगठन का रोल था, और ऊपर से राष्ट्रीय नेतृत्व का जो प्रभाव था उसका भी हमको लाभ मिला है। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस विश्लेषण का मुझे अंत करना पड़ेगा यहाँ पर।